टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पे नंबर 1 होल बॉडी फॉसिल। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकदम जनरल नॉलेज दे के निकलूंगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आता है। होल बॉडी फॉसिल्स मींस fossils which is completely a body without any damaged part, without any decomposed। अभी रिसेंटली साइबेरियन सी में एक फॉसिल्स मिला था, that is a full body fossils of a mammoth 25,000 years ago। ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है मैमथ, रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ है फ्रॉम द साइबेरियन सी फ्रॉम ए आइसबर्ग। The mammoth recovered from Siberian Sea। Second is hard body fossils। The fossils may be formed of the hard body parts, like we can say hard part of body, like your bone, like your teeth, feather, exoskeleton, shell, coral, etc। ये सब हार्ड पार्ट है कि नहीं? ये भी चेंज होके फॉसिल में कन्वर्ट हो सकता है, सो इट इज हार्ड बॉडी फॉसिल्स। नंबर 3 पेट्रिफाइड फॉसिल। Petrified fossils means the fossils formed by petrification। And what is the meaning of petrification? Na mineral replacement। Mineral replacement process is called as petrification। मतलब क्या है ना, supposed to be a body has been died and the dead body has lay on the ground and the body contains the minerals। आप लोग जानते हैं कि बॉडी में हम लोग का कैल्शियम है, फास्फोरस है, बहुत सारा मिनरल्स है। ये मिनरल धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा बाय अनदर मिनरल। तो मिनरल रिप्लेसमेंट, the replacement of minerals by iron pyrites, silica, calcium carbonate, etc. is called as what? ना petrification। तो आप सोचिए, ये जो आयरन पायराइट्स हो गया, सिलिका हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब हार्ड है कि नहीं? All these are hard, and that replacement of minerals become the formation of the fossils is called as what? Petrified fossil। इसीलिए petrified fossils क्या होता है? Hard fossils होता है। एंड इसके एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो। डायनासोर का जो फॉसिल हमको मिला है, ये सब क्या है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं डायनासोर।
Number 4, coprolite. Coprolite means fossils of rectal content. रेक्टल कंटेंट का मतलब क्या है? मतलब फेकल मैटर। तो फेकल मैटर और रेक्टम का जो कंटेंट है उसको क्या बोलेंगे? रेक्टल कंटेंट। मतलब फेकल मैटर का जो कंटेंट है वो फॉसिलाइज्ड हो गया, तो इससे फायदा क्या है ना, हम लोग इससे पता कर पाएंगे कि इसका फूड हैबिट क्या था। समझ में आया कि नहीं? हम लोग को कैसे पता चला कि ये डायनासोर कार्निवरस था, ये कार्निवरस नहीं था, ये हॉर्बीवरस था? कैसे पता चला? बाय मींस ऑफ द रेक्टल कंटेंट। और टीथ का जो हैबिटेट है, टीथ का जो अरेंजमेंट है, टीथ का स्ट्रक्चर है, उससे भी पता चलता है कि वो क्या हैबिटेट था, उसका क्या खाना था। नंबर 5, मोल्ड और कास्ट। मोल्ड और कास्ट एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी फॉसिल्स ऐसे होता है कि रिमेनेंट तो नहीं होगा बट इंप्रेशंस हो जाता है। हम लोग सपोज टू भी किसी रोड में चल रहे हैं, जो रोड कच्चा रोड है, मतलब एकदम बालू भरा हुआ है, हम लोग सी शोर में चलते हैं ना, तो हम लोग का फुटप्रिंट रह जाता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे भी होता है कि फॉसिल्स डज नॉट फॉर्म द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी जो भी हम लोग पढ़े अभी तो रिमेन्ड है, हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, एक्सोस्केलेटन, फेदर्स रिमेन। लेकिन मोल्ड एंड कास्ट में क्या होता है ना, कोई रिमेन नहीं होता है, impression, and that is called as the fossils formed is called as Archaeopteryx. नाम सुने हो? Archaeopteryx is a fossils which is not the remaining part of the body, although it is the impression. हम लोग जो fossils देखते हैं Archaeopteryx का fossils अभी ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में प्रेजेंट है, जर्मनी से डिस्कवर हुआ था ये। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में जो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स अभी प्रेजेंट, दैट इज not the remaining part of the Archaeopteryx, it is the impression of the fossils. The impression of the fossils is called as mold or cast. Can I take the example Archaeopteryx? Number 6, umber fossils. Umber fossil actually, umber is a resin. पढ़े हो आप लोग प्लांट में? जिम्नोस्पर्म से रिलीज होता है, पढ़े? Umber is a resin secreted from जिम्नोस्पर्म प्लांट, स्पेशली पाइनस। पढ़े हो? एंड ये जो रेजिन है ना, ये जो अंबर है, जो रेजिनियस सब्सटेंसेस है सिक्रेटेड फ्रॉम द पाइनस, दैट इज जिम्नोस्पर्म प्लांट। इस अंबर के नीचे इंसेक्ट आके दब जाते हैं। ये इतना हार्ड है, ये रेजिन जैसे ही बहुत ही एकदम स्टिकी सब्सटेंस है, तो वो स्टिकी सब्सटेंस के कांटेक्ट में मस्क्यूटो आ गया या भी कोई भी इंसेक्ट आ गया तो वहां पे चिपक जाता है। एंड ये रेजिन धीरे धीरे, जो अंबर है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है ड्राई होने के बाद। तो ये इंसेक्ट का फॉसिल हो गया कि नहीं? इंसेक्ट फॉसिल्स जितने भी हमारे पास है, मैक्सिमम फॉसिल्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अंबर और रेजिन सिक्रेटेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो ये बेस्ट प्रिजर्वेटिव मटेरियल कौन है? अंबर। insect fossil. So these are the different type of fossils we have discussed. बाकी आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लिए होंगे
कि कोल हम लोग जो यूज करते हैं, पेट्रोलियम जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल है कि नहीं? कोल इज ए प्लांट फॉसिल, पेट्रोलियम इज ए एनिमल फॉसिल। इसीलिए दोनों को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल, ये क्या है? फॉसिल को हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं क्या? तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जब खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, वी कैन नॉट रीजनरेट इट। Coming to the dating of fossils. Dating of fossil means to determine the age of fossil. Determine the age of fossil is called as dating of fossils. यहाँ पे मैं सिर्फ दो मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। फर्स्ट मेथड इज रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग बताइए, रिलेटिव डेटिंग का मतलब क्या है? सपोज टू बी यू आर ए जियोलॉजिस्ट and you are searching the different type of fossils in the earth surface. I am digging the earth. आप लोग सॉइल को डिग कर रहे हैं, अर्थ को डिग कर रहे हैं। डिग करते करते आपको डिफरेंट लेयर्स मिलेगा। आपको पहले मिला फॉसिल एक्स, फिर आप डिग करते कि आपको मिला फॉसिल वाई, देन आपको मिला फॉसिल जेड, which is the complex fossils and which is the simplest fossils, which is the recent fossil and which is the old fossil, or that is what na late age fossil. तो क्या होगा? जो डिपर होगा वो अर्लियर होगा। अरे होगा कि नहीं? जो सबसे नीचे है वो पहले बना होगा कि जो सबसे ऊपर है वो पहले बना होगा? तो डिपर द फॉसिल मोर सिंपल, अरे है कि नहीं? एंड मोर अर्लियर। अपर, जो अपर लेयर में होगा वो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉसिल होगा, मतलब रिसेंट फॉसिल है। रिसेंट मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, एंड जो अर्लियर होगा वो सिंपल होगा। सो दस इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। बात को समझे कि नहीं समझे? अब अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई चिंता का विषय है कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। Fossil more close to surface of earth is what? More complex or less complex? मोर सरफेस तक जो ज्यादा आएगा, जो डीप होगा वो सिंपल होगा। मैंने क्या लिखा? फॉसिल मोर क्लोज टू सरफेस will more complex and more recent, and vice versa. अब इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है भाई? कि भाई सिंपल डेटिंग ऑफ फॉसिल्स को हम लोग रिलेटिव डेटिंग बोलते हैं। कि भाई देख लिए, समझ के, ये ऊपर था तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये अंदर से था मतलब नीचे मिला आपको तो ये ज्यादा सिंपल होगा, एंड ये रिसेंट होगा, ये लेट होगा। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेटिंग। मैंने वाइस वर्सा लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन यहां से आता है। वी आर कमिंग टू नंबर 2,
रेडियोएक्टिव डेटिंग, रेडियोएक्टिव डेटिंग। देखिए रेडियोएक्टिव डेटिंग में हम 2-3 डिस्कशन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट इज यूरेनियम लेड मेथड। half-life period of uranium is approximately 4.5 billion years. Half-life period of uranium is approximately 4.5 billion years. समझ में आ रहा है कि नहीं? After emitting the alpha particle and beta particles, the uranium will be changed into what ना? Stable lead. तो यहाँ पे unstable और radioactive कौन हुआ? यूरेनियम है। यूरेनियम का स्टेबल क्या है? 235। ये मैंने क्या लिखा है? 238। तो ये अनस्टेबल है कि स्टेबल है? By means of emission of the alpha particle, beta particle, they will change into what? Stable lead. This is called as uranium lead method. वैसे होता है पोटेशियम आर्गन मेथड। वैसे होता है आप लोग का कौन सा ना? दैट इज कार्बन नाइट्रोजन मेथड। मैं खाली एक एक लाइन लिखूंगा, स्किप करूंगा। यूरेनियम लेड मेथड लिखिए, half-life period of uranium is 4.5 billion years. तो 4.5 बिलियन ईयर्स मतलब आप कैसे लिखेंगे ना? 4.5 इंटू 10⁹ मिलियन ईयर्स। ठीक है? It can be used to date the fossil up to 50 million old. तो सिर्फ ईयर हाँ 9 years left बहुत ज्यादा होता है। हाँ yes right. So it can be used to date the fossils up to 50 million year old. तो 50 million year old fossils को हम लोग क्या कर सकते हैं ना? डेट कर सकते हैं by means of this process. Number 2, पोटेशियम आर्गन मेथड। वैसे ही पोटेशियम आर्गन मेथड में क्या हो जाएगा? पोटेशियम 40 चेंज इनटू आर्गन 40। इसका हाफ लाइफ पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन ईयर्स। And the last is carbon nitrogen. आपको याद रखना है ये थर्ड वाला, एनसीईआरटी में यही वाला दिया है।
ठीक है, नॉर्मल स्टेबल कार्बन क्या होता है, 14 होता है कि 12 होता है, 12, लेकिन ये क्या है ना 14, चेंज इनटू व्हाट, नाइट्रोजन 14, समझे। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है 5730 years. Is approximately 5730 years. And it is mostly used for the 70,000 years old fossil. आप लोगों को बस याद रखना है ये वाला कार्बन नाइट्रोजन मेथड वाला 5730 यह क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये 5730 वाला एंड 70,000 ईयर मतलब ओल्ड फॉसिल की रिसेंट फॉसिल, ये रिसेंट हुआ कि नहीं, बहुत रिसेंट फॉसिल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। थोड़ा बहुत एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे मिसिंग लिंक, याद आया, हमने बोला था आपको कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक का एग्जांपल क्या है, आर्कियोटेरिक्स, because it already missed from the earth, but it is a link between what, birds and reptile. Yes, discovered in 1951, 1861, I'm sorry, 1861 by Andreas Wagner. From Bavaria, Germany. Now it is found in the British Museum of London and इसका दो characteristics है. It is a missing link between reptile and apes. हम लोग को रेप्टाइल का कैरेक्टर देखना है, एप्स का कैरेक्टर देखना है. नंबर 1, बॉडी एक्सिस, यहां से क्वेश्चन रहता है बच्चों, ध्यान रखना, बॉडी एक्सिस इज लिजर्ड लाइक. अगर लिजर्ड लाइक हुआ तो ये रेप्टाइल कैरेक्टर हुआ कि बर्ड्स कैरेक्टर हुआ, रेप्टाइल कैरेक्टर हो गया. लॉन्ग टेल रेप्टाइल कैरेक्टर है. नॉन नेमेटिक बोन, नेमेटिक बोन की नॉन नेमेटिक बोन, नेमेटिक बोन होता तो एप्स कैरेक्टर होता है, इधर नॉन नेमेटिक बोन. जॉज विथ होमोडॉन्ट, बिकॉज बर्ड्स में टीथ एब्सेंट होता है, यहाँ पे तो टीथ प्रेजेंट है, वो भी होमोडॉन्ट, तो रेप्टाइल कैरेक्टर हुआ कि नहीं. नंबर 5, weak sternum. Birds can fly. Need strong sternum की weak sternum. इसका क्या है, इसका कैरेक्टर हो जाएगा रेप्टाइल का, समझ में आ रहा है कि नहीं. फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे,
प्री कॉर्डल वर्टिब्रे मतलब टेल वर्टिब्रे, याद आया? तो टेल वर्टिब्रे इज द कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल फ्री. And number 7, that is digit is reptile like with claw. अब बताइए क्लॉ किसका होता है? बर्ड्स का क्लॉ होता है या रेप्टाइल का क्लॉ होता है? क्या मैंने लिखा है? डिजिट इज रेप्टाइल लाइक कि बर्ड्स लाइक? रेप्टाइल लाइक विथ क्लॉ. समझे? एब्सेंट इन केस ऑफ एप्स. एप्स पे तो खाली डिजिट होता है और उसमें खाली छोटा छोटा नेल टाइप का होता है, क्लॉ का होता है. तो फिर एप्स का कैरेक्टर में आ जाते हैं. नंबर 1, फेदरी बॉडी. Number 2, modified into jaw, modified into beak. अब देखिए यहाँ पे बिग भी है, टीथ भी है. हम क्या बोलेंगे आर्कियोप्टेरिक्स को? टीथ बर्ड बोलेंगे. इट इज द ओनली बर्ड विच हैड टीथ. क्योंकि इसमें देखिए टीथ भी है, बिग भी है. नंबर 3, forelimb modified into wings. Number 4, intimate fusion of skull bones. And the last, number 5, hind limb is apes like. उसका जो हाइंड लिम्स है वो एवियन क्लैन से बना हुआ है. These are the character which is completely related to the reptile and birds. That is why it is a missing link between the reptiles and apes. ना जो पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं एकदम टू दी पॉइंट लिखेंगे हम. एंड 4-5 पॉइंट्स हम इसको कंप्लीट करेंगे. लेकिन जो भी 4-5 पॉइंट लिखेंगे आप लोग को याद रखना पड़ेगा. जैसे कि which is the golden age of reptile, which is the golden age of fish, which is the golden age of amphibians. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि एरा के अंडर बहुत सारा पीरियड्स आता है. पीरियड्स के अंडर बहुत सारे इपोक आता है. हम लोग को स्पेसिफाई करना है मोस्टली एरा एंड पीरियड्स. इपोक खाली ह्यूमन बीइंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन में इपोक मेंशन किया है. ह्यूमन इवोल्यूशन में इपोक मेंशन किया है, इसलिए ह्यूमन रिलेटेड इपोक हम लोग देखेंगे. लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में हम लोग सिर्फ देखेंगे एरा एंड पीरियड. सो गिव द हेडिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल. स्टार्ट करें. पहले नंबर 1 एरा में आते हैं. उसके अंडर पीरियड. उसके अंडर इपोक. देन कैरेक्टरिस्टिक्स. एकदम टू दी पॉइंट. फर्स्ट आते हैं नंबर 1. सबसे प्रिमिटिव एरा कौन है ना? प्रोटेरोजोइक.
प्रोटेरोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक तो प्रिमिटिव एरा एंड प्रोटेरोजोइक का कोई पीरियड और इपोक हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, सीधा आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप बोलिए प्रोटेरोजोइक अगर सबसे प्रिमिटिव एरा है तो अर्ली फॉसिल या रिसेंट मतलब कॉम्प्लेक्स फॉसिल मिलेंगे कि सिंपल फॉसिल मिलेंगे? मोर डाइवर्सिफाइड फॉसिल और लेस डाइवर्सिफाइड फॉसिल, क्योंकि इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ है तो लेस डाइवर्सिफाइड होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा, वो भी लेस नंबर में होगा, समझे कि नहीं? मोर द कॉम्प्लेक्स है ना, मोर द डाइवर्सिफाइड, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? ये कंसेप्ट तो याद रहेगा ना। सिंपल मरीन सिंपल मरीन इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स, ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहे, सीधा खाली कंसेप्ट चाहिए। सिंपल मरीन इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स आर फाउंड इन द प्रोटेरोजोइक एरा। नेक्स्ट आ गया उसका पैलियोजोइक, नंबर 2। पैलियोजोइक एरा में बहुत सारा पीरियड्स आता है। पीरियड नंबर 1 कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के अंदर क्या कैरेक्टर आ जाएगा? origin of most invertebrate and origin of first vertebrate, sorry, first chordate. origin of first chordate, आप क्लासिफिकेशन याद करिए, मैं ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा नहीं। फर्स्ट कॉर्डेट कौन था? प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है? origin of the first chordate, that is protochordates, urochordata and cephalochordata। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है? नंबर बी ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन में और थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा कैरेक्टर। फॉसिल्स का कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल्स यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल। फर्स्ट vertebrate appear, फर्स्ट vertebrate appear, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। दिस पॉइंट इज अ बिग पॉइंट which is called as the age of invertebrate। बात को क्लियर मैं एक बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा। देखिए फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इनवर्टिब्रेट नंबर इज वेरी हाई बट द फर्स्ट वर्टिब्रेट आल्सो अपीयर्ड, सो व्हिच इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट ना, जिसमें सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट का नंबर होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, एंड दैट इज व्हाट ना ऑर्डोविशियन। सो ऑर्डोविशियन इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, लार्ज डाइवर्सिफाइड इनवर्टिब्रेट बट फर्स्ट वर्टिब्रेट आल्सो अपीयर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ your diversification of fish are there but the first appearance of amphibians, तो क्या बोलेंगे? एज ऑफ इन एम्फीबियंस की एज ऑफ फिश, एज ऑफ फिश। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डोविशियन के बाद नंबर सी सिलुरियन।
सिल्यूरियन में आते हैं। जॉ फिशेस डेवलप्ड जॉ फिशेस का डेवलपमेंट हुआ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉलेस फिशेस। इससे पहले क्या था, फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर हुआ था कि नहीं, एंड फर्स्ट वर्टिब्रेट क्या होगा, जॉलेस की जॉ। तो इसीलिए देखिए नेक्स्ट सिल्यूरियन में क्या आ गया, ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉलेस लेकिन अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट जॉ फिश। खाली समझिए, लिखने के साथ साथ समझिए, याद रखने की बहुत जरूरत नहीं, कंसेप्चुअल खाली कंसेप्ट को लेके चलिए, एवोल्यूशन क्वेश्चन बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पक्का बनेगा, खाली कंसेप्ट को पकड़िए। कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर डी। आप लोग कंटिन्यू करिएगा जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। नंबर डी, डिवोनियन। डिवोनियन में क्या होगा देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस हुआ तो हम इसको एज ऑफ क्या बोलेंगे, फिशेस बोलेंगे कि नहीं, एंड ऑल्सो अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एम्फीबियंस। हम लोगों को याद क्या रखना है, ये वाला एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, एज ऑफ फिश, उसके बाद एज ऑफ एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स। समझ में आ रहा है। नंबर ई, कार्बोनिफेरस। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ amphibians. So age of amphibians. And origin of what? Origin of what? Reptile होगा। नंबर F, Permian. Diversification of reptile. Origin of, अभी एप्स नहीं आया है, पहले मैमल से आया था, एप्स बाद में आया। ऑरिजिन ऑफ मैमल, हम लोग पढ़े थे कि रेप्टाइल से बर्ड्स भी हुआ है, रेप्टाइल से मैमल्स भी हुआ है कि नहीं। रेप्टाइल से पहले मैमल हुआ, उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स आया। आर्कियोप्टेरिक्स तो बर्ड्स है ना, कनेक्टिंग लिंक और मतलब मिसिंग लिंक। पहले आया था मैमल्स। फर्स्ट मैमल जो हुआ तो रेप्टाइल लाइक मैमल होगा, विथ मोर मैमल कैरेक्टर और मोर रेप्टाइल कैरेक्टर, मोर रेप्टाइल कैरेक्टर। इसीलिए इसको इतना लाइटली मत लेना, दिमाग खराब कर देता है ये चीज। सो ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं साइनैप्सिड। ये एनसीईआरटी का डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है पूरा। साइनैप्सिड, सौरभसिड सब आएगा धीरे धीरे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल दैट इज साइनैप्सिड। आपके एनसीईआरटी में 2-3 डायग्राम दिया है पूरा, लास्ट में देखना, और वही से सब क्वेश्चन। परमियन, हाँ
Then we are coming to the number 3, Mesozoic. मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के अंडर फर्स्ट आ गया ट्रायसिक। ट्रायसिक ट्रायसिक पीरियड के अंडर फर्स्ट मैमल अपीयर। ये पहले क्या था? ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल। यहां पे ट्रू मैमल स्टार्ट हुआ। एंड विच इज द फर्स्ट मैमल टू बी अपीयर्ड? प्रोटोथेरियन। याद आया? फर्स्ट डायनासोर। आपको एक छोटा सा बताते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है, आपको ना डायनासोर का एक्सटिंक्शन आपको याद है? डायनासोर का एक्सटिंक्शन आप लोग पढ़े हो? ये है ट्रायसिक। ट्रायसिक में फर्स्ट डायनासोर अपीयर हुआ। इसके बाद आएगा जुरासिक। जुरासिक में डायनासोर का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, so that is why it is the golden age of dinosaur. एंड सबसे लार्जेस्ट रेप्टाइल उस टाइम में वही डायनासोर था। दैट इज बाय मेसोजोइक एरा जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल इंक्लूडिंग डायनासोर। ठीक है? द थिंग इज दैट कि क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? ट्रायसिक के बाद जुरासिक, जुरासिक के बाद आ जाएगा क्रिटेशियस। ध्यान समझिए, क्रिटेशियस पीरियड में बहुत मेजर चेंज हुआ था अर्थ में। टू मेजर चेंज। चेंज नंबर 1, a meteoroid collide with the earth. Change number 2, continental drift started. आज हम लोग जो देख रहे हैं कंटिनेंट, अर्थ में बहुत सारे कंटिनेंट्स हैं, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, या दैट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत सारे कंटिनेंट दिख रहे हैं कि नहीं? ये पहले एक ही था, पैंजिया, गोंडवाना आइलैंड उसको बोलते थे। एंड क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा में ये कंटिनेंट का ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ, सेपरेशन स्टार्ट हुआ। And that continental drift leads to a major geological changes on the earth. Climatic condition बहुत ही खतरनाक हुआ चेंज। सेकेंड इवेंट क्या हुआ था? मेट्रॉइड कोलाइड किया था अर्थ के साथ, उसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया। And almost all the dinosaur becomes extinct, including a maximum species present on the earth. उस टाइम में मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन किसका हुआ था? रेप्टाइल का। मैमल्स पूरा सप्रेस्ड था। किसका डोमिनेंसी था? रेप्टाइल का, इंक्लूडिंग व्हाट? ना डायनासोर। शुक्र मानना पड़ेगा कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन के वजह से हम खड़े हैं सामने। अगर डायनासोर का एक्सटिंक्शन नहीं होता तो मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, मैमल्स का इवोल्यूशन कैसे होता? ह्यूमन कभी जिंदगी में कभी अपीयर होता ही नहीं। समझे? एक शॉर्ट वीडियो हम दिखाएंगे बाद में कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा डायरेक्ट लिंक है एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर इंक्लूडिंग ऑल द रेप्टाइल्स ऑन द अर्थ इन दैट पर्टिकुलर टाइम, क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। अगर वो नहीं होता तो हम आज नहीं होते। बात को समझ रहे हो? बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं बाद में दिखाऊंगा कभी। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नंबर बी, जुरासिक। Jurassic period, diversification of dinosaur. Then appearance of metatheria.
मेटाथेरिया मतलब व्हाट? मार्सुपियल, याद आया? फर्स्ट बर्ड ऑन द आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अर्थ में आया था। अपीयर्ड कब हुआ? जुरासिक में। एक्सटिंक्ट कब हो जाएगा? क्रिटेशियस। इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं। So first bird, that is why it is called as the golden age of dinosaur. पिक्चर का नाम जुरासिक पार्क क्यों बना पता चला? नेक्स्ट आते हैं नंबर सी, क्रिटेशियस। डायनासोर एक्सटिंक्ट, आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट। First modern bird appeared. Eutherian mammal मतलब प्लेसेंटेरिया appeared. इवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए कि हम कैसे आए। ये आप सोचिए ना, डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होता तो यूथेरिया एक्सटिंक्ट अपीयर्ड कैसे होता? तो प्लेसेंटेरियल मैमल्स अपीयरेंस इज नॉट जस्ट ए जोक। ये बहुत ही ज्यादा एक यूनिक फीचर है कि डायनासोर गया बोल के हम लोग आए। अब सोचिए अगर मेट्रोइड कॉलिजन नहीं होता, हम यहाँ पे नहीं होते, तो कभी कभी कुछ बुरा में कुछ अच्छा होता है, समझे कि नहीं? हाँ, लाइफ में भी ऐसे आपके साथ होगा कि कभी आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही खराब हो रहा है, भाई ये नहीं होना चाहिए था। सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ खराब हो रहा है। नहीं, उस खराब में भी कुछ अच्छा ही होगा, ढूंढो उसको। बाद में पता चलेगा अच्छा ये हुआ था बोल के आज ये हुआ। शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ बनना जो आप लोग ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, हो सकता है कि आप बन नहीं पाए, तो अच्छा बन जाएंगे उसके बनने, तो है कि नहीं? ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूथेरियन अपील लिखिए, यूथेरियन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नंबर 4, सेनोजोइक। which is the most modern era। सबसे मॉडर्न एरा कौन हो गया? सेनोजोइक। सेनोजोइक के अंडर फर्स्ट पीरियड आते हैं टर्शियरी। टर्शियरी पीरियड के अंडर फर्स्ट इपोक आते हैं पैलियोसिन। कैरेक्टर देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ mammals, birds, so diversification of mammals, birds, then Eocene, appearance of hoofed mammal, and hoofed mammal का आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हॉर्स। हुप मतलब समझ रहे हैं, उसका लेग में हुप होगा, हुप्ड मैमल, सो हॉर्स।
ओलिगोसिन, ओलिगोसिन में हो जाएगा monkey and apes appeared. Miocene, diversification of mammals. देखो पैलियोसिन में भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, मियोसिन में और डाइवर्सिफिकेशन हुआ. प्लियोसिन, प्लियोसिन में एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर्ड. एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर्ड. दिस इज अप टू प्लियोसिन. अब देखिए सेकेंड, दैट इज क्वाटरनरी. क्वाटरनरी पीरियड में दो ही इपोक आता है. एक है प्लेस्टोसिन, दूसरा है होलोसिन. प्लेस्टोसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ह्यूमन अपीयर हुआ. एंड जब ह्यूमन अपीयर हुआ था उस टाइम में आइस एज चल रहा था अर्थ में, एंड धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन भी हुआ. हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे आपको ह्यूमन का जो पूरा इवोल्यूशन है पूरा दिखाएगा. कैसे आइस एज के टाइम में ये साइबेरिया रसिया तक पहुंच गया, चाइना तक पहुंच गया. उसका कंडीशंस क्या था, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा. एंड द नेक्स्ट इज द सेकेंड इपॉक इज होलोसिन. होलोसिन, a modern human appeared. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ रेप्टाइल्स. एज ऑफ रेप्टाइल कौन था, मेसोजोइक गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर कौन सा था, जुरासिक पीरियड. एंड अभी जो चल रहा है दैट इज सीनोजोइक एरा का जो क्वाटरनरी पीरियड है, होलोसिन, द एज ऑफ ह्यूमन. लेकिन सीनोजोइक टर्शियरी का जो पीरियड है, एज ऑफ बर्ड्स एंड एज ऑफ मैमल्स. तो हम लोग सेनोजोइक को बोल सकते हैं एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. अभी चल रहा है कौन सा, सेनोजोइक चल रहा है. अभी सेनोजोइक एरा का क्वाटरनरी पीरियड का कौन सा इपोक चल रहा है बोलो. लिस्ट आपको समझ में आया. बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है, इसलिए मैंने इसको लिखाया. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू अ पॉइंट. प्लीज राइट एवरीवन. mass extinction of dinosaur and other animal at the end of Cretaceous period of Mesozoic era is due to meteoroid collision
with earth and continental drift. ठीक है, एक डायग्राम हम दिखाएंगे, आपके पास एनसीईआरटी है, निकालिए उसको। डायग्राम सबको दिखता, ये वाला डायग्राम आपके स्टडी मैट में भी है, सेम डायग्राम, यू कैन सी द स्टडी मैट ऑल्सो। देखिए यहाँ पे आप लोगों को याद क्या रखना है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डायनासोर्स। एक है ब्रैकियोसैरस, स्टेगोसैरस, टायरेनोसैरस, टेरानोडॉन, ट्राइसेराटोप्स। क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, नेम द डायनासोर व्हिच इज हर्बिवरस विद अ लॉन्ग टेल एंड अ लॉन्ग नेक। क्या होगा आंसर, ब्रैकियोसैरस। डायनासोर व्हिच इज हर्बिवरस विद स्पाइक इन द डॉर्सल साइड, स्टेगोसैरस। मतलब स्टेगोसैरस ब्रैकियोसैरस दोनों हर्बिवरस। तो डायनासोर which has forelimbs is shorter than the hind limbs and are carnivorous. क्या होगा, ट्राइसेरानोसरस। दिख रहा है आपको, टायरेनोसरस, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। एंड द डायनासोर which has three horn, ट्राइसेराटोप्स। थ्री हॉर्न है वो, थ्री हॉर्न डायनासोर, ट्राइसेराटोप्स। एंड आप देखिए यहाँ पे कॉमन एक बेसिक चीज है, विच इज द फ्लाइंग डायनासोर, ना टेरानोडॉन। विच इज द आर्कियोप्टेरिक्स, यार दिख रहा है आपको, क्रोकोडाइल दिख रहा है। So which of the following is exist still on the earth since from the dinosaur age? ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट से बच गया था, ये मेट्रोइड कोलिजन से बच गया था। सिंस फ्रॉम द डायनासोर एज मतलब कॉमन ओरिजिन है कि नहीं, ये है क्रोकोडाइल का हिस्ट्री। इसीलिए क्रोकोडाइल बहुत ओल्ड एज है, इसलिए इस डायग्राम को बेस करके क्वेश्चंस आता है। मैं आपको हर एक वो डायग्राम समझाऊंगा जो आपका क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो डायग्राम ही है, कौन देखता है, लेकिन आप लोग जहां पे स्किप करेंगे हम लोग क्वेश्चन वहीं से उठाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट प्लीज, दो तीन वर्ड। Dinosaurs like your Stegosaurus. Triceratops.
Tyrannosaurus, and Brachiosaurus. Pteranodon, that is flying dinosaur. Crocodilians, and Archaeopteryx. All have evolved from same ancestor. यहां से ये रहा क्वेश्चन. डायनासोर, टेरानोडॉन, आर्कियोप्टेरिक्स एंड क्रोकोडाइल. इसीलिए मैंने वो डायग्राम दिखाया ताकि आप लोग समझ में आए कि ये मैंने लिखा क्या है. सो डायनासोर, टेरानोडॉन, क्रोकोडाइल एंड आर्कियोप्टेरिक्स ऑल आर evolved from the same ancestor. इसीलिए क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल being originated on present since from the dinosaur age, true or false? True statement. बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस बोला कि किसका फोर लिम्ब शॉर्ट होता है, किसका हर्बीवोरस कौन है, कार्निवोरस कौन है, किसका लॉन्ग नेक है, लॉन्ग टेल है, वहां से क्वेश्चंस रहेगा. इसीलिए ध्यान रखना उस डायग्राम को आप लोग को कम से कम देख के जाना एग्जाम हॉल में. कोई प्रॉब्लम है? We are coming to the next. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. देखिए हम लोग एविडेंस स्टार्ट किए थे, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस, देन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. कंप्लीट हो गया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, बहुत बड़ा है और क्वेश्चंस भी आता है यहाँ से. वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एविडेंस. कंप्लीट है, चले. वी आर कमिंग टू द थर्ड एविडेंस, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. Embryological evidences. The evidences from the study of embryos. The study of the embryos will get the evidence called as embryological evidences. हम example discussion कर लेते हैं. Example number 1. Similar early development. अब देखिए early development process like your fertilization, cleavage, blastulation, gastrulation, germ layer, almost are similar. तो जितना क्लोज एनिमल होगा ये सिमिलैरिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? लेस द सिमिलैरिटी मींस डिस्टेंट द एनिमल, मोर द सिमिलैरिटी मोर द क्लोजनेस. समझ में आया? सबके केस में क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, जर्म लेयर फॉर्मेशन, यूरोना, दैट इज फेट ऑफ जर्म लेयर, everything, every animal has such characters or such event, but ये event more or less similar है. अगर ज्यादा सिमिलर है तो ज्यादा क्लोजनेस है, अगर लेस सिमिलर है तो लेस क्लोजनेस है और डिस्टेंट है. So this is number 1, similar early development.
Number 2, resemblance among vertebrate embryos. Resemblance among vertebrate embryos. आपके पास एनसीईआरटी तो रखा हुआ है, चेक करिए। अच्छा नहीं दिया है एनसीईआरटी, कोई बात नहीं, दूसरा डायग्राम दिखा देते हैं। ये वाला डायग्राम, ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया। देखिए आपके सामने फिश से लेके ह्यूमन बीइंग तक कैरेक्टर देख रहे हैं आपको, फिश से लेके ह्यूमन बीइंग तक कैरेक्टर है, एंड इट इज 3 डिफरेंट स्टेज। दिस इज अर्ली एम्ब्रियो स्टेज नंबर 1, नंबर 2 is middle stage, number 3 is late stage. All are embryo, early embryo, middle embryo phase and late embryonic phase. अब लेट एम्ब्रियो में आपको पूछा गया कि कौन सा ह्यूमन एम्ब्रियो है, कौन सा फिश एम्ब्रियो है, कौन सा सैलामेंडर एम्ब्रियो है, कौन सा टॉर्टोइस, कौन सा पिग, कौन सा काफ, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि नहीं? क्लियर कट डिस्टिंग्विश, दिस इज ह्यूमन एम्ब्रियो एंड दिस इज व्हाट, फिश। पर आप सबका अर्ली एम्ब्रियो देखिए, मैंने हेडिंग क्या लिखा था, रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस लिखा था ना, एंड ऑल दीज आर वर्टिब्रेट स्टार्टिंग फ्रॉम फिश टू ह्यूमन बीइंग। आप सबका वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो को चेक करिए अर्ली स्टेज में, ऑल हैविंग गिल स्लिट, ऑल हैविंग टेल, ऑल हैविंग नोटोकॉर्ड। पर धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कलम में कन्वर्ट हो जाता है, गिल स्लिट धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, टेल धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाता है। इसीलिए हमने कॉर्डेड टॉपिक में पढ़ा था कि एटलीस्ट प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर है? आपके सामने ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का अर्ली एम्ब्रियो देख लीजिए, इसमें भी गिल स्लिट है, इसमें भी नोटोकॉर्ड है, इसमें भी टेल है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फिश एंड सैलामेंडर को आप कंपेयर करिए, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ को कंपेयर करिए, रैबिट, ह्यूमन को कंपेयर करिए, एंड फिश के साथ ह्यूमन को कंपेयर करिए। Why we are classified that like this? ह्यूमन को क्यों टॉप में क्यों रखे, फिश को क्यों पूरा बॉटम में रखे? More the closeness, more the similarity. Distant the closeness, less the similarity, more difference. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसीलिए डायग्राम देखना जरूरी। क्लियर? हम यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे नहीं, 1-2 पॉइंट लिख के इसको स्किप करेंगे। Comparative study of vertebrate embryo shows that they are
more or less similar. कैरेक्टर क्या है? ना गिल क्लेफ्ट, टेल, नोटोकॉर्ड, now number 3, resemblances among vertebrate embryos, vertebrate larva, invertebrate larva. हम लोग पढ़े थे एनिमल किंगडम में, याद करिए, ट्रोकोफोर लार्वा, and Trophophore larva both belongs to Annelida and mollusca. तो ट्रोकोफोर लार्वा दोनों में होता है कि नहीं? एनेलिडा में भी होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि एनेलिडा एंड mollusk रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? रिलेटेड। तो आर रिलेटेड। इसीलिए हमने पढ़ा था कि एनेलिड से mollusk भी हुआ है, एनेलिड से आर्थ्रोपोडा भी हुआ है, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन द mollusk एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आते हैं टेम्पररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। टेम्पररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, टेम्पररी है, एब्सेंट इन एडल्ट। बताइए कौन सा एडल्ट कैरेक्टर, सर एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर जो एडल्ट में एब्सेंट है? दूसरे एनिमल्स का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैव टीथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये इंडिकेट करता है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेशन दैट बर्ड्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टूथ एंसेस्टर। ये है कंसेप्ट। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? हम कुछ भी यहाँ पे फालतू नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम लोग इसीलिए पढ़ रहे क्योंकि इवोल्यूशन रिलेटेड है कि बर्ड्स हैज नो टीथ इन द एडल्ट बट दे पोजेस द टीथ इन द एम्ब्रियो। ये इंडिकेट करता है कि बर्ड्स का जो एंसेस्टर था वो क्या था? टूथ। नंबर 2, is well during embryo possess hair in skin। हम लोग पढ़े थे कि aquatic mammals doesn't possess skin with hair, but aquatic mammals like whale they possess the hairy skin but during what? Embryo। adult में ये absent हो जाता है। Number 3, tadpole possess gills, right? tail, ये पढ़े थे कि नहीं कि टेडपोल जो है वो गिल्स होता है, टेडपोल में टेल होता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिश, हुआ कि नहीं? एम्फीबियंस में तो गिल्स नहीं होता है। एडल्ट एम्फीबियन पोजेस लंग्स, एडल्ट एम्फीबियंस और फ्रॉग डजंट हैव टेल, बट लार्वल फॉर्म एम्फीबिया पोजेस गिल्स एंड टेल। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इनका एंसेस्टर का क्या रिलेशन? दिमाग चल रहा है अभी? इवोल्यूशन बोरिंग नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं।
थोड़ा सा बस दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है। ये बता यार, कौन इसको पढ़ेगा जो दिखता नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा, जो सुनने को नहीं मिल रहा, क्या हम देखेंगे? इमेजिन करो तो सब कुछ दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं बायोजेनेटिक लॉ, नंबर 5। It is proposed by Ernst Haeckel. हम लोग नाम सुने अर्नस्ट हैकेल का? नहीं सुने? And that is by biogenetic law. It is actually called as Haeckel's law. And ये क्या स्टेट किए थे, क्या प्रपोज किए थे? It is stated that ontogeny recapitulate phylogeny. A very important statement. Ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny का मतलब क्या है? Recapitulation का मतलब क्या है? Phylogeny का मतलब क्या है? तब समझ में आ जाएगा। Ontogeny means development of embryo. Recapitulation means repeat. Phylogeny means ancestral sequence. और हिस्ट्री। तो ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी का मतलब क्या हो गया? मीनिंग क्या है ना? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ancestral character repeat. बात समझे? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिपीट होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड recapitulation theory. Haeckel's theory. The biogenetic law, otherwise called as recapitulation theory, or that is called as what? What are Haeckel's theory? समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसको रिजेक्ट कौन किए थे, ये क्वेश्चन से आता है। It is rejected by Carl von Baer. नाम सुने हो? Father of embryology. He stated that the embryo does not possess the ancestral adult character. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। Who rejected?
the Von Beer theory, sorry, Haeckel's law or recapitulation theory. Haeckel's law or recapitulation theory or biogenetic law rejected by Carl von Baer as because he stated that कि embryo कभी भी ancestor का adult character कभी भी pose नहीं करता है. Embryo के पास adult character कहाँ से आएगा भाई? क्लोजली मॉनिटर किए थे. यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कंप्लीट हो गया. हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, द लास्ट एविडेंस.